हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल पाठ 1 भाग 23। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के लोग अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत भी नहीं जानते। सप्लाई और डिमांड के गोरख धंधे में वे अपना दिमाग नहीं खपाते। अनाज की दर बढ़ रहा है, खुशी की बात है। पाट पर दर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और भी खुशी की बात है। 15 रुपये में साड़ी मिलती है और 12 रुपये में 1 मन धान भी तो है। हल का फल 5 रुपये में मिलता है, 10 रुपये में कढ़ाई मिलती है। तो क्या हुआ, पाट का भाव भी तो 20 रुपये मन है, खुशी की बात है। अनाज के ऊंचे दर से गांव के 3 व्यक्ति ने ही फायदा उठाया है। तहसीलदार साहब ने, सिंह जी ने और खिलावन सिंह यादव ने। छोटे छोटे किसानों की जमीन कौड़ी के मोल बिक रही है। मजदूरों को 1.25 रुपये रोज मजदूरी मिलती है, लेकिन एक आदमी का पेट भी नहीं भरता। 5 साल पहले सिर्फ 5 आने रोज मजदूरी मिलती थी और उसी में पूरा घर भर खाता था। तहसीलदार साहब ने धान तैयार होते ही ना जाने कहाँ छिपा दिया। दरवाजों पे दर्जनों बखारे हैं, लेकिन इस साल सब खाली चमगादड़ों के अड्डे हैं। सरकार शायद धान जब्ती का कानून बना रही है। कपड़ों के बिना सारे गांव के लोग अर्धनग्न हैं। मर्दों ने पैंट पहनना शुरू कर दिया है और औरतें आंगन में काम करते समय एक कपड़ा कमर पे लपेटकर काम चला लेती हैं। 12 वर्ष तक के बच्चे नंगे ही रहते हैं। शिवनाथ चौधरी सभा में खादी के अर्थशास्त्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। आंकड़े देखकर साबित कर रहे हैं कि यदि घर में एक व्यक्ति चरखा चलाने लगे तो गांव से गरीबी दूर हो जाएगी, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। चरखा सेंटर खुल गया है, अब गांव में गरीबी नहीं रहेगी। पटना से 2 मास्टर आए हैं, चरखा मास्टर और करघा मास्टर। एक मास्टरनी भी आई है औरतों को चरखा सिखाने के लिए। औरतें कहती हैं, चरखा हमार भतार पूत, चरखा हमार नाती, चरखा के बदौलत मोरा दुआर पे झूले हाथी। चरखा के बदौलत हाथी, जय गांधी महाराज की। सैनिक जी और चिंगारी जी की तरह गरम भाखन शिवनाथ चौधरी जी नहीं दे सकते, लेकिन बात पक्की कहते हैं। एकदम हिसाब से बात करते हैं, खूब ज्ञान की बात करते हैं। कल का पिसा हुआ आटा नहीं खाते, चीनी नहीं गुड़ खाते हैं। त्यागी आदमी हैं। चौधरी जी के साथ दरभंगा जिले के तमोड़िया स्टेशन से रमलगीना बाबू आए हैं। सुनते हैं पानी से बीमारी का इलाज करते हैं। आग में पकाई हुई चीज़ नहीं खाते, साग और हरी पत्तियां चबाकर खाते हैं। कहते हैं इसमें बहुत ताकत है। वह भी असल त्यागी हैं। देह में सिर्फ हड्डियां बाकी बच गई हैं, मांस का लेस भी नहीं। दिन भर में करीब 15 बार हाथ में लोटा लेकर मैदान की ओर जाते हैं। सादा कागज वाला एकदम फार्म भरा हुआ है। फार्म पर महात्मा गांधी की छापी है और नीचे लिखा है, बापू कहते हैं जो पहने सो काते, जो काते सो पहने। सोशलिस्ट पार्टी वालों ने भी फार्म बांट दिया, लेकिन वह लाल रंग का था और उसमें एक दोहा ज़्यादा था, जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो काटेगा वह बांटेगा। बलदेव जी की जगह पर बौना दास आया है। यह पुरैनिया सभा के रजनीचर बाबू के साथ भाखन देता है। बलदेव जी को पुर्ची बांटने से छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए पब्लिक का काम करने के लिए बौन दास को यहाँ भेजा गया है। बड़ा बहादुर है बौन दास। कहते हैं 42 के मोमेंट में लोग कचहरी पर झंडा फहराने जा रहे थे तो मलेट्री ने घेर लिया था। बौनदास एक मलेट्री के फैले हुए पैर के बीच से उस पार चला गया और कचहरी पर हाथा में झंडा फहरा दिया। रामायण में हनुमान जी ने सुरसा को मशक रूप धारण करके जिस तरह छकाया था, उसी तरह इस आर्यव्रत में केवल आर्य अर्थात शुद्ध हिंदू ही रह सकते हैं। काली टोपी वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में रोज कहते हैं, यवनों ने हमारे आर्यव्रत की संस्कृति, धर्म, कला, कौशल को नष्ट कर दिया है। सभी हिंदू संतान मलेच्छ संस्कृति के पुजारी हो गए हैं। शिवजी, महाराणा प्रताप। बौद्धिक क्लास, सोशलिस्ट पार्टी का वासुदेव कहता है बुद्धू क्लास। वासुदेव ही नहीं, काली टोपी के बहुत से नौजवान बुद्धू क्लास कहते हैं। लाठी, भाला और तलवार हाथ में लेते ही खून गर्म हो जाता है राजपूत नौजवानों का। उस दिन हरगौरी कह रहा था कि संयोजक जी, यवनों पर मुझे क्रोध नहीं होता, यवनों का पक्ष लेने वाले हिंदुओं की तो गर्दन उड़ा देने का जी करता है। संयोजक जी जरा दूर हट गए थे, नहीं तो हरगौरी
इस तरह तलवार चलाई थी कि संयोजक जी की गर्दन ही धड़ से अलग हो जाती। अर्जाव्रत। मैरीगंज का नाम ही अब शायद अर्जाव्रत हो गया है, लेकिन इस गांव में तो एक भी मुसलमान नहीं है। गांव भर के हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता है कालीचरण। छोटा नेता वासुदेव सबों को समझता है। भाई, आदमी का एक ही रंग होना चाहिए। यह 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल, थोड़ा पीला, यह तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है। इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। गरीबों को एक ही रंग वाली झंडे पार्टी में रहना चाहिए। तहसीलदार साहब भी कांग्रेसी हो गए हैं। उन्होंने चरखा सेंटर के लिए अपना गुहाल घर दे दिया है। खद्दर पहनने लगे हैं। बोलते थे सारी जिंदगी तो झूठ बेईमानी करते ही गुजर गई, आखिरी उम्र में पुण्य भी कमाना चाहिए। तहसीलदार साहब चवनिया मेंबर नहीं बने। चवनिया मेंबर तो सभी बनते हैं। तहसीलदार साहब 400 टकिया मेंबर बने हैं। देखा नहीं, शिवनाथ बाबू ने रसीद काट कर दिया और तहसीलदार साहब ने तुरंत मानधाता तंबाकू के पत्तों के बराबर 4 नंबरी नोट निकाल कर दे दिया। खड़खड़ करता था नोट। अब सोशलिस्ट पार्टी का चलना मुश्किल है। पार्टी में भी एक भी धनी आदमी नहीं है। मठ की कोठारीन कब तक पार्टी चलाएंगे? दफ़ा 40 की नोटिस आई है। जिला कांग्रेस के मंत्री ने नोटिस भेज दिया। सोशलिस्ट पार्टी जोर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने को कहती है। कांग्रेस के मंत्री ने दफ़ा 40 कानून पास करके नोटिस भेज दिया है। बलदेव जी हाट में नोटिस बांट रहे हैं। दफ़ा 40 कानून पास हो गया। अधिया बटैयादारी करने वाले किसान अपनी ज़मीन नकदी करा लें, बहती गंगा में हाथ धो लें। नया कानून पास हो गया है। हिंसावाद करने की ज़रूरत नहीं। पुरैनिया कचहरी में दफ़ा 40 का हाकिम आ गया है। दरखास्त दे दो, बस ज़मीन नकदी हो जाएगी। वाजिब बात करते हैं बलदेव जी। यदि बिना तुल फजूल किए ज़मीन नकदी हो रही है तो सोशलिस्ट पार्टी में जाने की क्या ज़रूरत? कांग्रेस का राज है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो कांग्रेस के मंत्री जी से कहो, कानून बना देंगे। तब बात एक है। इस तरह छिटपुट होकर कहने से कांग्रेस के मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते। सबों को एक जगह मिलना चाहिए, मिलकर एक ही बात बोलनी चाहिए। 10 मिलकर करो काज, हारो जीतो क्या लाज। गलती तो पब्लिक की है, कोई कांग्रेस में तो कोई सोशलिस्ट में तो कोई काली टोपी में। जिस तरह तितिर बितिर रहने से पब्लिक का कोई भलाई नहीं होगा। बलदेव जी ठीक कहते हैं। 40 बिट्टी एक्ट। सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी कामरेड कालीचरण को समझते हैं। 40 बिट्टी एक्ट तो एक नया कानून नहीं, यह तो पुराना कानून है। कांग्रेस के मंत्री ने पर्चे बंटवाए हैं। ठीक है, आप भी गांव के किसानों से कहिए कि जितने बड़े किसान हैं सबों के ज़मीन पर धावा कर दें। कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं देगा। कानून से क्या होता है? असल चीज़ है साबित करना। सबूत पक्का होना चाहिए। गवाहों के इजहार में ज़रा डेढ़ भेड़ नहीं हो। यह तो तभी हो सकता है जब सभी गरीब एक झंडे के नीचे एक पार्टी में एक सूत्र में बंध जाए। तहसीलदार साहब कांग्रेसी हो गए हैं, बस उन्हीं की ज़मीन पर किसानों द्वारा दावा करवा दीजिए, रंग खुल जाएगा। तब देखिए कि कांग्रेस के मंत्री जी की नोटिसबाजी की क्या कीमत है। लाल पताका के अंक में चिनगारी जी का इस संबंध में एक विशेष आर्टिकल है। ज़्यादा कापी ले जाइए इस बार। दफ़ा 40 आंधी और बटैयादारी करने वाले की ज़मीन पर सर्वाधिकार दिलाने का कानून है, लेकिन कानून में छोटा सा छेद भी हो तो उससे हाथी निकल कर जा सकता है। कितने दफ़ा 40 के हाकिम नियुक्त हुए, सभी या तो जमींदार या तो बड़े किसान के बेटे। उनसे गरीब की भलाई की आशा बेकार है। लेकिन एकता की शक्ति कानून से भी बढ़कर है। सोशलिस्ट पार्टी के लाल झंडे के नीचे होकर हम प्रतिज्ञा करें कि जमींदारों और बड़े किसानों के पक्ष में गांव का एक बच्चा भी गवाही नहीं देगा। लाल पताका अधिकारों का विश्वास दिलाता है। कहना वाजिब है, बात वाजिब नहीं। यह बात का बतंगड़ है। ज्योतिकी जी सभी बात में मीन मेख निकालते हैं। 2 भैंस की लड़ाई में दूब के सिराफत। कांग्रेस और सुसलिंग अपने में लड़ रहे हैं। दोनों अपना अपना मेंबर बनाना चाहते हैं। चक्की के 2 पार्ट में गरीब लोग ही पिस जाएंगे। गरीब पीसे नहीं जाएंगे, गरीबों की भलाई होगी। एक पार्टी में रहने से काम नहीं होता,
तब दो दलों का मुकाबला एक हिडिंस से होता है तो फ़ायदा पब्लिक का ही होता है। इस बार रोहतक मेला में विदेशिया नाच वाला आया था। मन लगाकर तो नाच करता था और न गाना अच्छी तरह गाता था। तीसरे दिन बलवाही नाच का भी एक दल आ गया। दोनों में मुकाबला हो गया। शाम को ही दोनों ने नाच शुरू किया। कितना गजल, कव्वाली, खेमटा, दादरा गाया, कितना इसका ठिकाना ही नहीं। सूरज उगने तक दोनों दल नाचते ही रहे। तब मेला मैनेजर बाबू ने दोनों दलों के लोगों को समझा बुझाकर नाच बंद करवाया था। चलित्तर कर्मकार आया है। किराती चलित्तर कर्मकार जाति का कमार है। घर सेमापुर में है। मोमेंट के समय गोरा मिलिट्री इसके नाम को सुनते ही पेशाब करने लगता था। बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में मशहूर। मोमेंट के समय जितनी सरकारी गवाह बने थे सबों के नाक कान काट दिए थे चलित्तर ने। बहादुर है, कभी पकड़ा नहीं गया। कितने सीआईडी जान से ख़त्म कर दिए। धर्मपुर के बड़े बड़े लोग इनके नाम से थर थर काँपते थे। ज्यों ही चलित्तर का घोड़ा दरवाजे पर पहुंचा, सीसी सटक, दीजिए चंदा 50, नहीं 500, कम से कम 500 लेंगे, नहीं चाबी लाइए तिजोरी की, नहीं ढाएं ढाएं। 10 खून का केस उसके ऊपर था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। आखिर हार कर सरकार ने मुकदमा उठा लिया। किरांती चलित्तर कर्मकार कालीचरण के यहाँ आया है। बस तब क्या है, करेला चढ़ा नीम पर। चलित्तर भी सोशलिस्ट पार्टी में है। तब तो जरूर बम पिस्तौल की ट्रेनिंग ही देने आया है। बम पिस्तौल के सामने काली टोपी वालों की लाठी क्या ही करेगी। हाथी के आगे पिद्दी, चरखा, करघा, लाठी, भाला, बम पिस्तौल, 3 ट्रेनिंग। इसी के साथ यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।